अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ये मैं पहले एएफएम में तो रेगुलरली इसी तरह से ही समझाता था, थोड़ा डिटेल में होता है। एफएम में जाहिर है इतना ये टॉपिक नहीं है सिवाय बेसिक इंट्रोडक्शन के, लेकिन इस दफ़ा एक कंबाइन वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो थोड़ा सा सेव हो सके। इसके बाद जाहिर है एएफएम में तो हम और चीज़ों को समझेंगे, लेकिन एफएम के अंदर इससे एटलीस्ट हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि ये असल में होते क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि जो हमारी कंपनी है, जो हम फॉर एग्जांपल राइस बाय करना चाहते हैं, ठीक है, वी वांट टू बाय राइस, और हमने कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी है, 10,000 kg, और ये हमने बाय करने हैं जी इन फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स में, 3 महीने बाद बाय करने हैं। आज अगर मैं जाके इसकी प्राइस देखता हूँ तो आज की प्राइस को बाय द वे स्पॉट प्राइस बोलते हैं। तो आज अगर मैं मार्केट में जाके इसकी प्राइस पता करता तो ये है ₹110 की। लेकिन मैंने चूंकि राइस 3 महीने बाद बाय करने हैं, तो मुझे रिस्क है कि कहीं 3 महीनों में ये प्राइस जो है वो इंक्रीज ना कर जाए। तो मैं चाहता हूं कि मेरी प्राइस की चेंज होने से मुझे कोई फर्क ना पड़े। इसका एक हल तो ये था कि मैं मार्केट में जाके पहले ही एक राइस डीलर से जाके रेट एग्री कर रहा था, तो 115 का, 118 का, जो भी रेट मेरा फिक्स हो जाता, और फिर उस दिन 3 महीने बाद जो मर्जी एक्सचेंज, जो मर्जी स्पॉट प्राइस होती, मैं राइस डीलर से जो अपना रेट तय हो चुका है उसी प्राइस पर राइस खरीद लेता। इसको तो बोलते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, कि आपने राइस डीलर से जाके पहले ही रेट फिक्स कर लिया। रेट अगर आप ट्रांजैक्शन अगर आपने फ्यूचर रेट में कर दी, लेकिन रेट अगर आप पहले ही फिक्स कर लो, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। लेकिन इसी रेट की इफेक्टिव रेट को फिक्स करने का एक तरीका होता है यूजिंग फ्यूचर्स, और इसको समझने के लिए मैं प्रिज्यूम करूंगा कि 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ, प्राइस इंक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि मुझे दोनों पर्सपेक्टिव से देखना है कि होगा क्या। सपोज प्राइस बढ़ के हो जाएगी 3 महीनों में ₹140, ₹30 इंक्रीज हो गए। और सपोज करो कि प्राइस फॉल भी कर सकती है, सपोज कर लेते हैं प्राइस चली जाएगी जी ₹90। तो अगर मैं कोई हेजिंग ना करता और प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती, तो मैं मार्केट में जाके 3 महीने बाद 140 की प्राइस पे राइस बाय करूंगा, और अगर फॉल कर गई तो ₹90 की। अच्छा, एक तो जो राइस जिस मार्केट में खरीदा जाता है, उस मार्केट को बोला जाता है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट। तो अगर 3 महीने बाद मुझे जाके राइस बाय करने हैं, चाहे वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, वो मैं किस मार्केट में जाके खरीदूंगा? स्पॉट मार्केट। लेकिन फ्यूचर या ऑप्शन की हेजिंग में एक और साइमल्टेनियसली मार्केट एग्जिस्ट करती है, जिसको बोला जाता है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट। हम इस मार्केट के कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं पहले तो। इस मार्केट के फीचर्स में क्या क्या है कि इस मार्केट में कमोडिटी नहीं है। कमोडिटी यानी मैं राइस अगर खरीदना चाहता हूं तो इस मार्केट में राइस नहीं बिकते, राइस सेल नहीं होते। फिर क्या होते हैं? इसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं।
इन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक खासियत ये होती है कि इनकी प्राइस मूव करती है इन लाइन विद स्पॉट मार्केट। यानी कि अगर राइस की प्राइस महंगी होगी स्पॉट मार्केट में, तो डेरिवेटिव मार्केट में भी उसकी प्राइस महंगी होगी। और अगर राइस की प्राइस सस्ती हो गई, चावल सस्ते हो गए, तो डेरिवेटिव मार्केट में इनके कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी सस्ती हो जाती है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बोला जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है इसका नाम क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। ये मार्केट ऑपरेट कैसे करेगी हम देखेंगे। तो इसको समझने के लिए एक मिसाल ले लेते हैं, इसी को यानी कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, एक चीज और बता दूं कि इनके स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट साइज होंगे और एक्सपायरी हो, यानी एक्सपायर हो। तो इसी को समझने के लिए डेरिवेटिव मार्केट के डिटेल लिख लेता हूं मैं कि जहां पे आज ₹110 की प्राइस है स्पॉट मार्केट में, वहीं पे मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट बिक रहे हैं राइस के। सपोज कर लेते हैं उसकी प्राइस है ₹126। जैसे कि मैंने कहा इसके खास कॉन्ट्रैक्ट साइज हैं, तो सपोज कर रहा हूं कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो सपोज कर लेते हैं 500 kg का होगा। यानी अगर मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट लूंगा तो 500 kg का समझ लो बैग, एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट 500 kg के बराबर होगा, 500 kg राइस के बराबर होगा। और जैसे कि मैंने कहा इसकी एक एक्सपायरी भी होती है, तो सपोज कर लेते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा एक्सपायर होगा 4 महीनों, 4 मंथ। थोड़ी सी टर्म्स की बात कर लें तो देखो आज स्पॉट मार्केट में प्राइस 110 की है, जबकि डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो है 126 की। तो आप देख सकते हो कि स्पॉट मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में 16 रुपीज का ऑलरेडी एक डिफरेंस पाया जाता है। ये जो डिफरेंस है स्पॉट मार्केट में, इस डिफरेंस को बोलते हैं बेसिस। इस फर्क को बोला जाता है बेसिस। अब प्रिंसिपल ये है कि चूंकि कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होने में 4 महीने रहते हैं, तो ये जो 16 का डिफरेंस आज एग्जिस्ट करता है, ये 4 महीनों में आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। यानी जब एक महीना गुजरेगा, 16 को अगर हम देखें, 16 का डिफरेंस अगर 4 मंथ में कवर होना है, तो ईच मंथ ये ₹4 का डिफरेंस रिड्यूस होता जाएगा स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट। यानी एक महीने बाद स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट में जो डिफरेंस है वो 4 से कम हो जाएगा, यानी सिर्फ 12 का रह जाएगा। 2 महीने बाद फिर और 4 कम हो जाएंगे, तो सिर्फ 8 का डिफरेंस रह जाएगा। ये इस तरह से मूव करता है। हम इस मार्केट के अंदर हेज कैसे करेंगे? तो हम करते ये हैं कि डेरिवेटिव में हम स्पॉट मार्केट में तो नहीं हम आज कुछ करेंगे, लेकिन आज हम डेरिवेटिव मार्केट में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लेते हैं। ठीक है, बाय किया तो आज की जो प्राइस है वो ₹126। अब माइंड में ये आएगा कि अच्छा अगर आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लिया तो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन इस मार्केट में ऐसा नहीं होता। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक जमा करवाया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल हम सिक्योरिटी डिपॉजिट की कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन इस मार्केट में जाके मैं कहूंगा
कि कॉन्ट्रैक्ट उसकी मैंने बाय कर ली 126 के प्राइस के ऊपर। इसी तरीके से अगर मैं चाहूं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आज मार्केट में जाके सेल भी कर सकता हूं। ये मार्केट की नेचर ऐसी है कि आज अगर आपके पास राइस कोई एग्जिस्ट नहीं करता, कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को आज जाके मार्केट में सेल भी कर सकते हो। नेचर ऑफ मार्केट एक ऐसी है कि बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। बहरहाल क्योंकि मुझे राइस बाय करने थे तो मैंने क्या किया, आज जाके कॉन्ट्रैक्ट बाय कर। अब मुझे राइस खरीदने 3 महीने बाद। अब इस मार्केट का तरीका ये होता है कि 3 महीने बाद जो आपने आज काम किया उसको क्लोज करना है। तो 3 महीने बाद चूंकि राइस बाय करने, तो 3 मंथ बाद मैं क्या करूंगा, इन कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करूंगा। क्लोज का तरीका ये होगा कि अगर मैंने आज बाय किए थे तो इस मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट को मुझे इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना पड़ेगा। देखो मैं बता चुका हूं इसके अगेंस्ट कमोडिटीज नहीं है, तो यहां कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय करने का तरीका ये है कि कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय कर लिया, लेकिन क्लोज करने का तरीका ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करके लाए उन्हीं को बेच दो। आपने कोई इसके अगेंस्ट राइस नहीं मिल जाएगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट को ही बेच देना। सिमिलरली अगर आपने सेल किया है इनिशियली, तो 3 महीने बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको बाय करना पड़ता। अब सवाल यह है कि 3 महीने बाद जब आप कॉन्ट्रैक्ट को बेचोगे वो किस प्राइस पे बेचोगे। तो आपके पास दो पोजीशन थी। एक, अगर इंक्रीज कर गया, 3 महीनों में प्राइस इंक्रीज कर गई, इंक्रीज करके हो गई 140 की, तो इस हिसाब से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की भी प्राइस जो है वो 3 महीने में इंक्रीज करके हो चुकी होगी। क्योंकि मैंने कहा कि स्पॉट मार्केट में प्राइसेस बढ़े तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस भी बढ़ती हैं, तो ये भी इंक्रीज कर गई होगी। अच्छा, कितनी हो गई होगी ये मैं एक वैल्यू तो लिख रहा हूं, ये आपको शायद अभी समझ ना आए कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आप मान लो ये भी 136 पर चला गया, ये भी 136 पर चला गया। और दूसरी जो पोजीशन थी फॉर एग्जांपल वो थी डिक्रीज की, कि अगर मार्केट में प्राइस फॉल कर गई, फॉल करके मैंने एग्जांपल ली हुई है कि 90 पर चलेगी, तो इन कॉन्ट्रैक्ट की भी जो प्राइस है वो भी फॉल कर जाएगी। वो फॉर एग्जांपल फॉल करके चली जाएगी, वो भी डिक्रीज कर जाएगी। कितने पे चली जाएगी, 84, 86 पे, सॉरी 86 पे। ये कैसे प्राइस कैलकुलेट हुई है, ये अब एफएम वालों को तो जानने की जरूरत नहीं है, एएफएम वालों को मैं ज़ाहिर है क्लास में समझाऊंगा। अब इससे होता क्या है, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर मैं दो पोजीशंस लिख रहा हूं। एक तरफ लिख लेता हूं इंक्रीज की, और एक तरफ लिख लेता हूं डिक्रीज की, ताकि दोनों को इवैल्यूएट कर सकूं। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो आज बाय किए होंगे 126 पे, लेकिन 3 महीने बाद जब मैंने इसको क्लोज करने के लिए सेल किए, तो जब प्राइस इंक्रीज हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस चलेगी 136 पे। दैट मींस मुझे हर पर केजी जो प्रॉफिट हो गया वो 10 रुपीज का हो गया। पर केजी जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया, 10 रुपीज का। लेकिन जब डिक्रीज की थी तो प्राइस चली गई थी 86 पे। तो 86 का मतलब ये है कि ये मुझे लॉस हो गया, उल्टा इन कॉन्ट्रैक्ट पे लॉस हो गया, क्योंकि मैंने 126 पे बाय किया था, 86 पर सेल कर रहा हूं, तो ये लॉस मेरा ख्याल हो गया। एक मैं जरा कैलकुलेट कर लूं कैलकुलेटर पे,
तो 86 माइनस 126, 40 का लॉस हो गया। यहां पे ये प्रॉफिट है, यहां पे ये लॉस है। ये पर केजी प्रॉफिट या लॉस हुआ मुझे, इस मार्केट में लॉस हुआ, डेरिवेटिव मार्केट में। इससे अगर मैं टोटल अब देखो लॉस कैलकुलेट करना चाहूं तो मैंने देखो 10,000 केजी 10,000 केजी का राइस बाय करना था, और एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 500 केजी का है। तो एक तो मुझे 20 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे मैंने, ये जो जब मैंने बाय किया ना 126, तो मैंने इसके अगेंस्ट 20 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे। तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, ये 10 रुपीज का तो प्रॉफिट एक पर केजी राइस पर हुआ है, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 500 केजी का है, और 20 कॉन्ट्रैक्ट मैंने चूंकि बाय किए थे, तो मुझे टोटल प्रॉफिट कितना होगा, यहां आप समझ लो 500 इंटू 20, 10,000 केजी चूंकि राइस थे, तो 10,000 केजी राइस के ऊपर मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 100,000 का। तो मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। क्योंकि मुझे इंक्रीज की सिचुएशन में 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो ये मार्केट मुझे क्या करेगी, मुझे 1 लाख रुपया पे कर देगी, यानी मेरी रिसीट हो जाएगी। मेरी क्या हो जाएगी, रिसीट। 1 लाख रुपया ये मार्केट से मुझे मिल जाएगा। इसी तरह से अगर प्राइस डिक्रीज हो गई थी, तो 3 महीने बाद जब जाके मैंने बेचा तो 86 का बेचा, 40 का लॉस हुआ। टोटल लॉस कितना हो गया, तो 500 इंटू 20 कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो ना, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट 500 केजी का है और हमने 10,000 केजी लेना था, तो 20 कॉन्ट्रैक्ट किए थे, तो 500 इंटू 20 भी 10,000 केजी ही है। तो 40 इंटू 10,000 कर लो, या मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 20, एक ही बात है। तो आपको क्या होगा, 4 लाख का लॉस होगा टोटल इस मार्केट में ट्रेड करके, काम करके 4 लाख का लॉस होगा। लॉस होने की सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये मार्केट इस तरह से ऑपरेट करती है। ठीक है, मैं 1 से 2 मिनट खामोश हूं, ताकि आप लोग जो है वो देख लो, या इसको पॉज कर लो, पॉज कर लो, ये स्क्रीन आपके सामने होगी, एक दफा सारी वर्किंग जो है वो इसको देख लो। ठीक है, सबरी बता दूं, डेरिवेटिव मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट से मुझे राइस जो बाय करना था 3 महीने बाद, मैंने आज जाके क्या किया, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर लिए। मार्केट की नेचर ऐसी थी कि अगर स्पॉट की प्राइस बढ़ेगी, स्पॉट मार्केट में प्राइस बढ़ेगी, तो इन कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस ने भी इंक्रीज करना था। तो मैंने जो एग्जांपल ली उसमें अगर राइस अगर 3 महीने में 140 का हो गया, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की भी प्राइस भी बढ़ के 136 पर चली गई, और डिक्रीज होने की सूरत में प्राइस फॉल कर गई 186 पे। और फिर मैंने इसी तरह से गेन या लॉस निकाल लिया कि अगर प्राइसेस इंक्रीज कर गई हैं, तो इस मार्केट में मुझे कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। कि याद रखना कि इस मार्केट में पोजीशन ओपन करते वक्त कोई भी रिसीट या पेमेंट नहीं हुई, सिक्योरिटी डिपॉजिट एक अलग चीज है। लेकिन इस मार्केट में क्या किया रहा है, जो मुझे गेन लॉस हो रहा है उसको सेटल किया जा रहा है। गेन होता है तो मार्केट से रिसीट हो जाती है, लॉस होता है तो मार्केट से पेमेंट हो जाती है। अच्छा, अब सवाल ये, हेजिंग कैसे हुई, इससे हमारी प्राइसेस की मूवमेंट लॉक कैसे होगी, कैसे। अब ये जो राइस की प्राइस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये देखने जा रहे हैं। और इंपॉर्टेंटली इस मार्केट में ट्रेड करके अभी तक राइस हम खरीदना चाहते थे, वो नहीं मिला। तो डियर, राइस तो हमें मिलेगा स्पॉट मार्केट में, ये हमें मिलेगा स्पॉट मार्केट में। ये हमें मिलेगा कैसे, कि अब अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो 3 महीने बाद
हम पहले तो फ्यूचर मार्केट में गए, कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज किया, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, 1 लाख रुपया पकड़ा मार्केट के डीलर से, और आ जाएंगे स्पॉट मार्केट में एक्चुअली राइस खरीदने। जब हम राइस खरीदेंगे तो हमने राइस जो बाय करने थे वो थे 10,000 केजी। 1 केजी की प्राइस है बढ़ के 140 की हो चुकी हुई है, तो आपको टोटल पेमेंट करनी थी 140 इंटू 10,000, 1.4 मिलियन की। तो आपको राइस खरीदने के लिए, थोड़ा करीब कर देता हूं, राइस खरीदने के लिए टोटल पेमेंट करनी पड़ी 1.4 मिलियन की। 14 लाख रुपया आपने पे करके राइस खरीदा, ठीक है। लेकिन चूंकि इंक्रीज की सिचुएशन में आपने डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रखे थे और उनको सेल करके आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, तो इसका मतलब है एक जो आपको रिसीट कॉम्पनसेट भी तो हो गई ना, कितनी, 1 लाख रुपया। तो इससे आपकी नेट कितनी आपको पेमेंट करनी पड़ी, 13 लाख। आपने राइस खरीदा है 14 लाख में, लेकिन उसमें से 1 लाख रुपया तो डेरिवेटिव मार्केट ने दिया हुआ था, तो अपनी जेब से पैसे कितने पे करने पड़े, 13 लाख रुपया, 1.3 मिलियन। सिमिलरली अगर प्राइस फॉल कर जाती तो फिर क्या होता, फिर मैं बाय करता 10,000 केजी 90 की प्राइस के ऊपर, क्योंकि प्राइस 90 की जा चुकी हुई है, तो ये मैं खरीद रहा होता 9 लाख रुपए का। 900,000 मुझे पे करने थे, लेकिन डिक्रीज की सिचुएशन में मुझे 4 लाख का लॉस हो चुका हुआ है, तो वो भी तो मैंने पे किया ना अपनी जेब से मार्केट में, तो वो पेमेंट भी शामिल कर लेता हूं मैं। तो वो 4 लाख रुपया मैंने वो पे कर दिया, तो मेरी टोटल पेमेंट कितनी आ गई, तो आप देखोगे फिर से 13 लाख ही आ गई, 1.3 मिलियन ही आ गया। तो इससे हुआ क्या कि आप गौर कर सकते हो कि स्पॉट मार्केट में चाहे प्राइस ने इंक्रीज किया था, चाहे प्राइस ने डिक्रीज किया था, चाहे प्राइस बढ़ी, चाहे प्राइस कम हो गई, दोनों की दोनों सिचुएशन में मेरी जो टोटल पेमेंट है उसको फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसी को हेजिंग बोलते हैं कि प्राइस की फ्लक्चुएशन से मुझे फर्क ना पड़े। तो ये इस तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की मार्केट से हम हेज करते हैं कि एक और अल्टरनेट मार्केट है, वहां पर हम ट्रेड करके हम इस तरह से हेजिंग कर सकते हैं। एक दफा इस पूरी स्क्रीन को पॉज करके वीडियो को दोबारा देख लो अच्छे तरीके से, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पॉज करके अच्छी तरह से देख लो, जब तक अच्छी तरह बात समझ ना आए आगे आपने वीडियो को कंटिन्यू नहीं करना। अच्छा, नाउ आई होप आप लोगों ने इतनी बात तो समझ ली है। अब थोड़ी सी कि कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी एग्जांपल को अगर मैं चेंज कर दूं, मैं एग्जांपल को चेंज क्या कर रहा हूं कि सपोज करते हैं कि मुझे 10,000 केजी नहीं, 10,000 केजी नहीं, बल्कि राइस तो बाय करने थे 9,800 केजी। तो सबसे पहले इससे फर्क क्या पड़ता, तो देखो 9,800 टोटल केजी बाय करने हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो है जी 500 का, तो जब मैं 9,800 को 500 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास तो बनते 19.6 कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मैं 19.6 कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मुझे यहां तो 19 कॉन्ट्रैक्ट्स में कर सकता हूं मार्केट में जाके, या 20 कॉन्ट्रैक्ट।
आइडियली एएफएम वाले ये स्पेशली बात नोट कीजिए कि मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये होगी कि जब ऐसे आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालोगे तो आपने इसको राउंड डाउन करना है, यानी 19 कॉन्ट्रैक्ट करने। जहां तक बात एफएम वाले बच्चे जो इसको सुन रहे होंगे, क्योंकि ये कॉमन वीडियो बना रहा हूं, तो एफएम वालों को इतनी अभी फिलहाल परेशानी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस वीडियो के थ्रू एफएम वालों को ज्यादा डिटेल में समझ आ रहा है, इतनी डिटेल एफएम में नहीं चाहिए। बहरहाल इस एग्जांपल में मैं राउंड डाउन नहीं कर रहा हूं ताकि वो जरा मैच ही रहे। मैं सपोज कर रहा हूं मैंने राउंड ऑफ ही किया और मैंने 20 कॉन्ट्रैक्ट ही कर, तो मुझे 9800 केजी भी अगर बाय करना था तो भी मुझे 20 कॉन्ट्रैक्ट ही लेने हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट मेरा वही 10 का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का ही प्रॉफिट रहेगा, और अगर डिक्रीज हुआ तो 400,000 का ही मेरा लॉस रहेगा। लेकिन इस क्वांटिटी के कम होने से इंपैक्ट क्या है, तो मैं इसी के सामने ग्रीन इंक से आपको इसका इंपैक्ट समझाता हूं। अब हुआ ये होगा कि जब चूंकि आपने बाय 10,000 नहीं करना, 9800 करना है, तो आपने तो जो कॉस्ट आएगी वो 9800 पर आएगी। 9800 इंटू 140 ये बन जाएगा कितना, तो 9800 मल्टीप्लाई बाय 140 ये बन जाएगा 1.372 मिलियन, 1372000। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट तो आपने पूरे के पूरे 20 किए थे, तो 20 करने की वजह से आपको तो 1 लाख की ही रिसीट हुई। इससे आपकी नेट आउटकम कितनी बन गई, तो 9800 जो आपने केजी खरीदा वो टोटल बन गया जी 1272000। अब अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कॉस्ट कम है, लेकिन भाई क्वांटिटी भी तो कम है। आप 10,000 केजी नहीं बल्कि 9800 खरीद रहे हो, तो ये अभी इनको आपस में कंपेयर नहीं करना। बट अगर प्राइस डिक्रीज कर जाती तो क्या होता, तो फिर हमने 9800 केजी खरीदना था 90 की प्राइस पे, ये बन जाता जी 882,000 का, तो 882,000 पैसे हमें पे करने पड़ते। लेकिन लॉस भी तो हुआ था 4 लाख का, वो भी पे करना पड़ता। तो इससे हमारी नेट आउटकम क्या आती, तो ये बन जाएगी 882,000 और 4 लाख, तो ये 1282 का बन गया, 1282 पेमेंट। तो अब अगर आप नोट करो, अगर आप अभी नोट करो तो क्या फर्क पड़ा, फर्क जनाबी वाली ये पड़ा कि अब जो अमाउंट्स हैं वो बिल्कुल बराबर नहीं है, करीब करीब है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होती। अगर आप पहले नोट करो, पहली मेरी एग्जांपल में तो बिल्कुल अमाउंट्स मैच कर रही थी, लेकिन ये दूसरी एग्जांपल में जब नोट करो, जब मैंने क्वांटिटी चेंज कर दी, तो इसमें मुझे क्या बात नजर आ रही है कि ये अब एग्जैक्टली मैच नहीं कर। अच्छा, क्यों नहीं कर रहा, दोनों में फर्क क्या है। पहले जो एग्जांपल ली थी उसमें 20 कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे के पूरे आ गए थे, कोई राउंडिंग ऑफ एरर नहीं था, कोई आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को राउंड ऑफ नहीं करना था। जबकि दूसरी जो एग्जांपल जब हमने 9800 केजी लिया तो उसमें 19.6 क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो हमने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को राउंड ऑफ किया। इस वजह से आप देख रहे हो कि इसकी नेट आउटकम अब एक बराबर नहीं आ रही, डिफरेंस आना शुरू हो गया।
इससे हमें ये बात पता लगती है कि ये जो फ्यूचर मार्केट है ये इट डू नॉट प्रोवाइड परफेक्ट हेज, ये परफेक्ट हेज प्रोवाइड नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज की वजह से ये परफेक्ट हेज प्रोवाइड नहीं करे, इसकी नेट आउटकम एग्जैक्टली एक जैसी नहीं रहेगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज राउंड ऑफ होंगे। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइज एक बराबर होते यानी राउंडिंग ऑफ ना करना पड़ता कॉन्ट्रैक्ट साइज में, तब ये परफेक्ट हेज कर रहा है। लॉजिकली भी देखो कि हो क्या रहा है यहां पे कि आपने तो चूंकि 20 कॉन्ट्रैक्ट लिए तो 20 कॉन्ट्रैक्ट इंटू 500 यानी डेरिवेटिव मार्केट में आप हेजिंग 10,000 केजी राइस की कर रहे हो, जबकि स्पॉट मार्केट में खरीदना आपको 9800 केजी है। तो ये जो क्वांटिटीज है ये परफेक्टली मैच नहीं कर रही, और वजह क्या है? फिक्स कॉन्ट्रैक्ट साइज। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये परफेक्ट हेज प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, मैं वंस अगेन इतनी स्क्रीन को सामने रख रहा हूं, तो आप स्क्रीन को यहां पर पॉज कर लो और एक दफा अच्छे तरीके से यहां पर देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने आपको समझाना था, मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं आपको बता चुका हूं। एफएम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत सारी डिटेल्ड है, मोर देन द डिटेल रिक्वायर्ड है, बट एएफएम के लिए तो ये समझे बेसिक ग्राउंड प्रिपेयर की जा रही है, जिसके थ्रू मैंने आपको करेंसी और इंटरेस्ट दोनों की फ्यूचर एंड ऑप्शन से हेजिंग समझाएं। तो फ्यूचर्स के बारे में तकरीबन हम बात मुकम्मल करते हैं। हाँ, कुछ एक छोटा सा पॉइंट जरूर है, वो पॉइंट ये है कि मैं इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये बात है, तो मैं यहाँ पे रेड इंक से लिख देता हूँ। देखो, मैं ये बता चुका था कि इन कॉन्ट्रैक्ट की क्या होती है, एक एक्सपायरी होती है, 4 मंथ एक्सपायरी, ये मैंने एग्जांपल में लिया हुआ है। तो एक्सपायरी डेट पर क्या होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, एट एक्सपायरी डेट। एक और बात मैंने ये बताई थी कि ये जो बेसिस हैं, यानी ये जो डिफरेंस है स्पॉट मार्केट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का, डेरिवेटिव मार्केट का, इसको बेसिस बोलते हैं। ये एक्सपायरी डेट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि एक्सपायरी डेट यानी जब 4 महीने गुजर जाएंगे, एक्सपायरी डेट पे ये दोनों का जो डिफरेंस है, जिसको बेसिस बोला जाता है, वो तो जीरो पे पहुंच जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिफरेंस ही खत्म हो गया। और अगर डिफरेंस खत्म हो गया तो दैट वुड मीन कि एक्सपायरी डेट पे स्पॉट की प्राइस और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक हो गया जी? चल, अब इसके साथ ही हम जरा थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ऑप्शंस पे। ये तो अभी हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े। नाउ व्हाट आर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मैं उसी ऊपर एग्जांपल में ही चीजें लिखूंगा, एग्जांपल सेम लेंगे, बल्कि उसी के अंदर ही मैं इनपुट करता जाऊंगा। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, बल्कि डिफरेंस के साथ देखता हूं मैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपको इसको मस्ट क्लोज करना है। क्लोज कैसे करते हैं, मैं ऊपर बता चुका हूं कि इनिशियली अगर आपने जाके कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है तो फिर आपको जाके इसको सेल करना पड़ेगा, और अगर आपने इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट को
सेल किया था तो फिर जाके लेटर डेट पर जाके एक्सपायरी डेट से पहले पहले जाके आपको इसको वापस खरीदना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा ना। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में वो आप क्या करता है, वो आपको चॉइस देता है। क्या मिल जाता है आपके पास ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में? आपको राइट टू एक्सरसाइज मिल जाता है। राइट टू एक्सरसाइज का मतलब यह है कि इनिशियली फॉर एग्जांपल हम बाय की सिचुएशन से देखते हैं कि इनिशियली अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है तो क्लोज करते वक्त आपको सेल करना था, आपको सेल करना था। बट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आप देख लेते हो कि सेल अगर आप करते तो आपको गेन होगा या लॉस होगा। अगर तो आपको गेन हो रहा हो तो आप एक्सरसाइज कर लोगे, यानी ये गेन ले लोगे और मार्केट से आपको ये गेन भी मिल जाएगा। लेकिन अगर लॉस होगा तो लॉस की सिचुएशन में आप इस कॉन्ट्रैक्ट को लेप्स कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो लॉस की सिचुएशन में क्या कर दोगे, आप कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दो। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से क्या होगा कि चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ही कैंसिल हो गया तो आपको लॉस नहीं होगा, लॉस जीरो होगा। तो अगर मैं इसको समरी कंपैरिजन करूं फ्यूचर और ऑप्शन में, तो मेन फर्क क्या है कि फ्यूचर में तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपको गेन तो हो सकता है, लॉस की सूरत में चूंकि आप लेप्स कर दोगे तो आपको नुकसान नहीं, आपको नुकसान नहीं है। ठीक है, यानी कि इसको दोबारा लिख लेते हैं। ये मैं लेफ्ट साइड पे ये सिचुएशन दोबारा बल्कि यहां पे समझाता हूं मैं आपको, पहले तो रेडिंग से समझाता हूं कि सपोज करो अब ये जो ये ऑप्शंस होते हैं, ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। तो प्राइस अगर इंक्रीज करती तो आपने बाय किया था 126 पे, सेल किया था 136 पे, तो आपको प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या करते, एक्सरसाइज करते। एक्सरसाइज करने से आपको प्रॉफिट 1 लाख का हो जाएगा। बट अगर प्राइस डिक्रीज कर जाती तो आपको लॉस होता। तो लॉस होने की सूरत में आप लेप्स कर देते। लेप्स होने से आपको फिर लॉस होगा ही नहीं, जीरो का हो जाएगा। इससे अगर मैं सेम दोबारा से लिखूं कि प्राइस अगर इंक्रीज कर दी, प्राइस अगर इंक्रीज कर दी 140 पे और मेरे पास ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से, तो मैं राइस जाके बाय करूंगा 10,000 वाली मिसालें ले लेते हैं, 10,000 के जी 140 की प्राइस पे, और ये राइस मुझे खरीदने पड़ेंगे 1.4 मिलियन के। और चूंकि मैंने ऑप्शन एजिंग की है, मुझे गेन हुआ, गेन हुई 1 लाख का ही हुआ। तो रिसीट कितनी हुई मुझे, 100,000 की। तो इससे मुझे अपेरेंटली बेनिफिट क्या नजर आ रहा है कि मुझे टोटल पेमेंट करनी पड़ी 1.3 की। अभी इसको रहने देता हूं, इसी के आगे लिख लेता हूं कि अगर प्राइस डिक्रीज कर जाती तो क्या होता है, यानी 90 पर चली जाती। साथ साथ लिख लूं ताकि कंपेयर करना आसान हो जाए।
तो क्या होता कि ऑप्शन हेजिंग में आपको 90 की प्राइस के ऊपर आप 10,000 केजी बाय करते, तो पेमेंट करनी पड़ती है आपको 900,000 की। लेकिन लॉस होने की सूरत में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपने चूंकि कॉन्ट्रैक्ट लेप्स कर दिया तो लॉस नहीं होगा आपको, दैट मींस पेमेंट कोई नहीं करनी। तो ऑप्शन हेजिंग में रिसीट तो हो गई, पेमेंट कोई नहीं करनी पड़ी। तो आपको नेट पेमेंट कितनी करनी पड़ी है? 900,000। ठीक है। एक तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में फर्क ये है कि देखो गेन तो हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कि जो ऑप्शन और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तो कोई प्राइस नहीं थी, नो प्राइस। हमने कुछ भी इसकी कोई, इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई कीमत कोई नहीं थी। लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक प्राइस होगी और इस प्राइस को बोला जाएगा प्रीमियम। तो अगर हम ऑप्शन हेजिंग करना चाहते हैं तो चाहे वो एक्सरसाइज हो ना हो, मुझे एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस पे करनी पड़नी है जिसको प्रीमियम बोला जाए। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेता हूं कि प्रीमियम जौन सा है वो है, लेट्स सपोज 20,000 का ले लेते हैं कि 20,000 मुझे प्रीमियम पे करना है। अब चाहे प्राइस इंक्रीज करे चाहे प्राइस डिक्रीज करे, मुझे ये 20,000 का प्रीमियम पे करना ही पड़ेगा। ये प्रीमियम आप देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। तो प्रीमियम को अगर शामिल कर दिया जाए तो फिर मेरी टोटल पेमेंट हो जाएगी 1.32 मिलियन की। लेकिन मुझे अगर डिक्रीज हो जाती तो पेमेंट कितनी करनी पड़ती? 920,000। तो फ्यूचर और ऑप्शन से अगर मैं डिफरेंस देखूं तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में मुझे डेरिवेटिव मार्केट में प्रॉफिट तो हो सकता है लेकिन इस मार्केट में लॉस नहीं हो सकता। हाउएवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे इसका कोई प्रीमियम पे नहीं करना था, बट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में मुझे इसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा फ्यूचर या ऑप्शंस का सारा कंपैरिजन। हाँ, एक पॉइंट ये भी हम कह सकते हैं कि मुझे टोटल जो मैक्सिमम लॉस बेयर करना पड़ता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में वो इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम है। क्योंकि अगर मैंने लेप्स कर दिया मुझे नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन 20,000 तो मुझे पे करने थे ना। तो ये समझ लो मैक्सिमम लॉस मुझे हो रहा है कि मुझे प्रीमियम पे करना पड़ रहा है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। तो ये मैंने सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बिल्ड होते या क्या होते हैं। हाँ, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से रेलेवेंट सच एक बात और रहेगी, वो भी कर लें। वो भी एक डिफरेंस ही है, नाम का ही वो डिफरेंस है। मैंने कहा क्लियर करता चलूं। देखो इनिशियल आपको पोजीशन लेनी पड़ती है। ये इनिशियल पोजीशन आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में तो यहां आपकी इनिशियल पोजीशन होगी कि आप इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करोगे या हो सकता है स्टार्ट हेजिंग करने के लिए सेल करो। मैंने जो वैसे आपको पूरा समझा वो बाय के पर्सपेक्टिव से समझा है, सेल भी हो सकता है कि हम देख लेंगे कि कब बाय और यहाँ कब सेल किया जाता है। लेकिन इसी इनिशियल पोजीशंस को ऑप्शन की हेजिंग में, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में इसके नाम फर्क है। बाय कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कॉल ऑप्शन, ये नाम फर्क है बस, कॉल ऑप्शन
यानी ऑप्शन की लैंग्वेज में मैं बाय कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कॉल ऑप्शन की है मैंने, और सेल की सिचुएशन में मैं बोल दूंगा जी पुट ऑप्शन। ये नाम है, बस याद रखना, ठीक है। ये नामों से बस इसको डिफरेंशिएट किया गया है। ये इसकी क्या डिटेल्स हैं ये हम रिस्पेक्टिव ऑफ पेपर में थोड़ी थोड़ी पढ़ लेंगे। एएफएम वाले बच्चे जो सुन रहे होंगे इस वीडियो को, उन्होंने तो भी इसमें बहुत सारा डिटेल करना है, ये पूरी कैलकुलेशंस करनी है। एफएम वालों के बारे को मैं ये बताता चलूं कि जब मैंने सारी कैलकुलेशंस की है, वर्किंग की है, ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए की है कि ये फ्यूचर और ऑप्शंस असल में वर्कआउट कैसे हो रहे, क्योंकि नंबर्स नहीं है, कैलकुलेशंस नहीं है हमारे एफएम के सिलेबस में। लेकिन बगैर कैलकुलेशन के वो बात दफा बात समझ नहीं आ रही हो, तो मैं पहले समझाता तो था, लेकिन अब मैंने इकट्ठी तभी वीडियो बना रहा हूं कि बेसिक जो इंट्रोडक्शन मुझे करना है एएफएम में, तो मैं इसी तरह डिटेल में बातें समझाता था। को दो तीन बातें और हैं एएफएम के मुताबिक, वो बहुत ही थोड़ी सी टेक्निकल है, वो क्लास में समझाऊंगा। लेकिन एफएम वाले बच्चे भी इतना हिस्सा जरा समझ के उनको आइडिया हो जाए ये हेजिंग हो कैसे रही है, ये फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, उनको डिफरेंस समझ आ जाए फ्यूचर और ऑप्शंस में। और एफआरए में से भी, क्योंकि एफआरए में आपने रेट तय कर लिया था, उसमें कोई अल्टरनेट सेकंड मार्केट नहीं है। अच्छा, फाइनली एक समरी ऑफ पॉइंट्स बना लेते हैं जो आज हमने इस वीडियो में देखे हैं। तो इसको आप पॉइंट नोट भी कर लेना, और ये इंश्योर भी कर लेना कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूं, जो हमने फ्यूचर और ऑप्शंस में पढ़ा उसकी समरी ऑफ पॉइंट्स क्या है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये है, सबसे पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और इन कॉन्ट्रैक्ट्स को इनिशियली सेल भी किया जा सकता है और इनिशियली बाय भी किया जा सकता है। इनिशियली, लेकिन अगर आपने इनिशियली सेल या बाय किया है तो इसको लेटर डेट पे क्लोज करना होगा, और क्लोज करने के लिए ऑपोजिट एक्शन लेना पड़ेगा। सेल किया है तो बाय करेंगे, बाय किया है तो सेल करेंगे। यहीं पर अगर मैं ऑप्शन से इसको कंपेयर कर लूं, तो ऑप्शन भी कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं, लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में सेल या बाय नहीं हम बोलते, बल्कि सेल अगर हम इनिशियली कर रहे हैं तो हम बोलते हैं पुट ऑप्शन, और अगर बाय कर रहे हैं इनिशियली तो हम इसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। क्लोज करते वक्त अगर आपने पुट ऑप्शन लिया है जिसमें सेल होता है, तो क्लोज करते वक्त आप बाय करोगे, लेकिन बाय कब करोगे? अगर आपको बाय करने में प्रॉफिट है। अगर लॉस है तो बाय नहीं करोगे, कैंसिल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और कॉल ऑप्शन में अगर आप के पास चूंकि राइट टू बाय है, तो क्लोज करने के लिए आपको सेल करना है, तो ऑप्शन में आप सेल कर दोगे इन कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन कब? अगर आपको प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो ये लेट्स होगा। तो एक तो हमने ये फ्यूचर और ऑप्शंस के अंदर पढ़ा। दूसरी बात जो इसके बारे में पढ़ी है वो ये कि इस मार्केट में, फ्यूचर या ऑप्शन की मार्केट में, कमोडिटीज नहीं होती। हम यहां पे राइस की बात कर रहे थे, तो राइस नहीं खरीदा या बेचा जाता, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसी को जरा अगर हम करेंसी और इंटरेस्ट रेट में जाएंगे, तो यहां पे कोई फॉरेन करेंसी नहीं ट्रेड हो रही होती, इसके फॉरेन करेंसी के सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो कोई कमोडिटीज नहीं है।
इनके सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात हमने यहां पर कवर की वो क्या, कि ये आमतौर पे इनके फिक्स साइज होंगे, और इसकी एक स्टैंडर्ड, या स्टैंडर्ड कवर ठीक नहीं है, या इनकी आप समझ लो सर्टेन एक्सपायरी हो। फिर हमने क्या पढ़ा कि इन कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइसेस हैं वो मूव करती हैं इन लाइन विथ स्पॉट मार्केट। अच्छा, इनमें हेजिंग कैसे होती है? बल्कि हेजिंग से पहले इन मार्केट में जो पेमेंट करनी है या जो रिसीट होना है इस मार्केट में, वो सिर्फ गेन या लॉस होगा। ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे करते, बाय करते वक्त या सेल करते वक्त कोई भी पेमेंट नहीं कर, अपना पेमेंट या नहीं करनी, या रिसीव करते वक्त कोई आपको पैसे रिसीव नहीं हो जाएंगे क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। ये जब आप क्लोज करने जाओगे तो उस वक्त गेन या लॉस जो होगा वो पे या रिसीव होगा। अच्छा, इसी में सच ऑप्शन के बारे में एक पॉइंट सच यहां पर ये भी बताना मैं भूल के यहीं पे लिख लेता हूं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपको एक प्राइस पे करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं प्रीमियम, तो आपको प्रीमियम पेमेंट करनी पड़ेगी। एक प्रीमियम की पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि ये मार्केट हेज कैसे करती है, तो ये मार्केट हेज कैसे कर रही है, ये एक और मार्केट जो क्या करती है, कॉम्पनसेट कर रही है। बेसिकली क्या कर रही है, कंपनसेट कर रही है ऑफ प्राइस मूवमेंट। ठीक है, प्राइस अगर बढ़ी थी, उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा था, तो उसने कुछ कॉम्पनसेशन कर दी हमें, उसने कुछ हमें कंपनसेशन कर दी, या कम होने की वजह से हमें बेनिफिट भी हो सकता था, लेकिन उसने वो बेनिफिट भी खा लिया। फिर और हमने क्या पढ़ा है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में तो, अच्छा ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, वैसे ये कर लिया मैंने, कि ये क्लोज उसी वक्त होगा जिस वक्त हमें फायदा है। दैट मीन्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में तो प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकते हैं, बट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ प्रॉफिट ही हो सकता है, लॉस नहीं। ठीक है, अच्छा और क्या हमने कवर किया है? हाँ, और जो इंपॉर्टेंट बात हमने कवर की है वो क्या कवर की है हमने, कि एक्सपायरी डेट पे एक्सपायरी डेट पे जो स्पॉट की प्राइस है, स्पॉट मार्केट में जो प्राइस है वो ही प्राइस होगी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस। तो हमने ये बात भी देखी है। इसी से सिलसिले में एक और जो एक दो चीजें हमने देखी हैं, वो क्या देखी हैं, कि एक्सपायरी डेट के अलावा, यानी एक्सपायरी डेट से पहले स्पॉट की प्राइस
वर्सेस फ्यूचर की प्राइस में एक डिफरेंस एग्जिस्ट करता है और इस डिफरेंस को बोलते हैं बेसिस। और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समरी के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, और ये वैसे मैंने पहले नहीं बताया हुआ, डायरेक्टली समरी में बता रहा हूं। देखो मैंने यहां पे आपको बताया था कि ये जो बेसिस हैं ये आहिस्ता 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 रिड्यूस करेंगे। हम ये बात डिस्कस कर चुके हुए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो है वो इन लाइन मूव करेगी विद द स्पॉट मार्केट। ये भी हमने बात कवर की हुई है, मूव इन लाइन विद द स्पॉट मार्केट। लेकिन इसमें एक रिस्क होता है, देयर इज अ रिस्क। रिस्क क्या है कि स्पॉट मार्केट, स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस, ये एग्जैक्टली ऐसे मूव ना करें, नॉट मूव एग्जैक्टली। ये रिस्क है। यानी कि मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूं। मैंने अपनी मिसाल में क्या लिया हुआ है कि अगर प्राइस इंक्रीज करेगी 140 पे तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी इंक्रीज करके 136 पर चली जाएगी। ये एक बड़ी हिसाब की कैलकुलेशन है। एएफएम वालों को तो समझाऊंगा ये कैसे कैलकुलेट हुआ, एफएम वालों को कोई जरूरत नहीं। लेकिन इसमें एक रिस्क है कि इंक्रीज हो गई 136 ना हो, ये 138 हो या 134 हो, एग्जैक्टली ये 136 ना हो। यानी प्राइसेस मूव तो की हैं लेकिन एग्जैक्टली उस प्रोपोर्शन से नहीं की, उस हिसाब से नहीं की जिस हिसाब से इसको होनी चाहिए। ये एक रिस्क एग्जिस्ट करता है, रिस्क एग्जिस्ट करता है। इस रिस्क को बोला जाता है बेसिस रिस्क। इसके इस रिस्क का एक नाम है, वो है जी बेसिस रिस्क। ठीक है, तो ये कुछ समरी करके मैंने इसको थोड़ा प्रिसाइज कर देता हूं ताकि एक स्क्रीन पे या पूरी समरी एक दफा देख सको, पूरी समरी एक दफा देख सको और आपको अच्छी तरह से ये सारी बातें जो हैं जो समरी में लिखी हैं ये सारी बातें समझ आनी चाहिए। एफएम वाले तो ये समरी बना लें, ये नोट कर लें, क्योंकि ये समरी ही आपको जाननी चाहिए एफएम के लिए। एएफएम वालों के लिए भी ये समरी जो है वो अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद ये तो मैंने आपको फ्यूचर या ऑप्शन से हेजिंग समझा दी है, लेकिन देखो करेंसी में कैसे करेंगे, इंटरेस्ट रेट में कैसे करते हैं, इसमें ये कवर नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए राइस ले लिया, चावल ले लिए, चावलों की हेजिंग करती। तो अब करेंसी या इंटरेस्ट रेट की कैसे करेंगे वो अब मैं रिस्पेक्टिव क्लासेस में इंशाल्लाह आप सबको समझाऊंगा। ठीक है, एएफएम के लिए जाहिर है वो जरा मुख्तलिफ है। एफएम के तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आने हैं तो उसमें कुछ बातें याद करने वाली हैं, एएफएम में जरा डिटेल में समझाना। तो आई होप इस रिकॉर्डिंग के थ्रू, इस रिकॉर्डेड वीडियो से एक अच्छी तरह डिटेल से आपको ये सारी बातें समझ आ गई है। ठीक है, तो हमारा टाइम भी बच गया है, एएफएम में भी काफी टाइम बच गया है, और एफएम में भी हमारा टाइम ना सिर्फ बचा है बल्कि एफएम में जिस डिटेल से पढ़ाता हूँ उससे बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने का फायदा ये होगा कि उनको समझ आ जाएगा कि अच्छा यार यहाँ पे काम हो कैसे रहा है, वरना एफएम में ये बात कभी भी समझ नहीं आती क्योंकि इतनी डिटेल है ही नहीं। ठीक है जी, सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।